guys and welcome to this lecture of insolvency laws and practices. This is Vaibhav Chitlangia and हम लोग आज फाइनली आगे बढ़ रहे हैं आईबीसी में. सो पिछले क्लास में अपना कंपनी से रिलेटेड सब चीज हो गया था. सो वी हैव सीन सीआईआरपी पूरा, वी हैव सीन लिक्विडेशन कैसे होता है, वी हैव सीन वॉलंटरी लिक्विडेशन, वी हैव सीन लिक्विडेशन अंडर द एनसीएलटी, लिक्विडेशन बाय द एनसीएलटी एंड द कंपनीज एक्ट. सो वी आर डन विद लिक्विडेशन, वी आर डन विद कंपनीज. हम लोग का वो कंपनी से रिलेटेड जितना मैटर पे बात करना था वो सारा चीज हो गया है. ठीक है. नाउ आज we are shifting to part 3 of the insolvency and bankruptcy code, that is individual and firm insolvency. So individual and firm insolvency में बहुत this is a very peculiar thing that we are going to study today. 2-3 reasons हैं. पहला reason, ये तो अभी तक enforce हुआ ही नहीं है. ठीक है. तो हम लोग अभी बस इसको पढ़ रहे for theory purposes, for academic purposes, but ये अभी तक हुआ नहीं है enforce. तो इसका as such कोई value है नहीं. ठीक है. हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद अभी हम लोग पढ़ रहे और कल ही नोटिफिकेशन निकल जाए एनफोर्समेंट के लिए, वो अलग बात है, बट अभी तक टिल डेट एनफोर्स नहीं हुआ है. ठीक है. चलिए, सेकंड थिंग, कंपनीज के लिए हम लोग जब आते हैं ना तो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद कंपनीज. कंपनीज के बारे में हम लोग कुछ भी पढ़ना पड़ता है तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ही हैज बीन डिजाइन दैट वे कि इसमें आप कंपनीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हो. ठीक है. बट जब ये इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के बारे में बात आ जाता है ना तो वील थिंक कि कुछ चीजें ऐसी जो बहुत पेक्यूलियर है. अब बैकबोन अगर आप देखो तो सीआईआरपी का बैकबोन एंड आईआरपी अंडर पार्ट 3 का बैकबोन सेम होता है. ठीक है. कि मतलब देयर इज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, यू फाइल एन एप्लीकेशन, देयर इज मॉरेटोरियम, यू मेक अ प्लान एंड ऑल दैट, वो सब सेम रहता है. बट देयर आर मार्क्ड डिफरेंसेस. एंड ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं? बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर भी कि एक कंपनी जो है, कंपनी is an individual, is an artificial judicial person, right? An individual is a natural person. अब इंडिविजुअल का डिसीजन, इंडिविजुअल को अपने राइट्स अपने लाइबिलिटीज होते हैं, तो इंडिविजुअल का जो अपना असेट्स है उसके ऊपर उसके खुद के राइट्स है, राइट? तो इंडिविजुअल अपने राइट्स खुद से एक्सरसाइज करता है, वो कभी किसी और के डिसीजन से नहीं चलेगा. बट ऑन द अदर हैंड कंपनीज डू नॉट मेक देयर ओन डिसीजंस. कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द शेयर होल्डर्स. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आई कैन मेक माई ओन डिसीजन, आई डू नॉट नीड एनीबडीज consent or anybody's approval for my decisions, but a company's decision is taken by other people, not by the company itself. That is the first difference. Second difference is कंपनीज के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल बनाया गया है एनसीएलटी. तो कंपनीज के मैटर्स वहीं जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में. बट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ ट्रिब्यूनल फॉर कंपनीज, तो वहां पे इंडिविजुअल मैटर्स जा ही नहीं सकते. तो व्हेन वी थॉट कि हमें इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, कंपनीज को, एलएलपीज को सबको साथ में लेके आना है, वी रियलाइज्ड कि चलो साथ में ला सकते, दैट्स ऑल राइट, बट इतना ज्यादा सेम प्रोसेस नहीं रख सकते. देयर हैज टू बी सर्टेन डिफरेंसेस, एकदम डिफरेंसेस होने ही चाहिए. कंपनीज में एक और चीज होता है, कंपनीज हम लोग जब रेजोल्यूशन प्लान मंगाते हैं तो वी इन इफेक्ट आर डूइंग व्हाट, हम लोग थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं पैसा लगाओ कंपनी में, कंपनी का कंट्रोल लेके चले जाओ, राइट? यही बोल रहे हैं ना. इंडिविजुअल्स ये पॉसिबल ही नहीं है. इंडिविजुअल्स यू कैनॉट टेल इन समबडी कि भाई तुम मेरे ऊपर पैसा लगाओ, मेरे लिए पैसा लगाओ और मेरा कंट्रोल लेके चले जाओ. नो, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी होती है इंसान की. ये तो फिर वैसे हो गया कि इंसान खुद को बेच रहा है, राइट? तो यहां पे जो प्लान बनता है, यहां पे भी एक प्लान बनता है, वहां पे भी एक प्लान बनता है. यहां का प्लान जो है उसका पूरा बनाने का तरीका डिफरेंट है, उसमें क्या होता है वो पूरा डिफरेंट है. रेजोल्यूशन प्लान में अंडर पार्ट 2 में क्या होता है वो पूरा डिफरेंट है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी विल स्टडी दिस सेपरेटली एकदम, एंड ये एक अलग पार्ट में रखा गया अंडर द आईबीसी. नाउ एक चीज याद रखिएगा, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी, यू हैव टू कम आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ द कंपनी, राइट? बिकॉज अपना वही मेरा पूरा ये डिस्कशन करने का बेसिक रीजन ये था कि अपने एज कंपनी सेक्रेटरीज बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं ऑन कंपनीज, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा हो गया है कि क्रेडिटर्स के लिए कुछ अगर हो रहा है तो डिसीजन क्रेडिटर्स लेंगे, बट इंडिविजुअल्स के लिए डिसीजन हमेशा इंडिविजुअल ही लेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज गेटिंग अफेक्टेड, बिकॉज अल्टीमेटली इज द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स असेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो अपने को अभी जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अपने को कंपनी के पूरे माइंडसेट से निकलना है, एंड देन वी हैव टू व्यू दिस विद रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. आप अपने को उसकी जगह में खड़े रखना, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है. चलिए, तो इंडिविजुअल एंड फर्म इंसॉल्वेंसी पार्ट 3 ऑफ द आईबीसी के अंडर दिया गया है. दिस पार्ट हैज नॉट बीन एनफोर्स्ड राइट नाउ. तो अभी भी हम पुराने लॉज को ही फॉलो कर रहे हैं. अगर ये पार्ट एनफोर्स हो जाता है देन वील फॉलो दिस. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर पार्ट 3 इज डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. ठीक है. तो देखिए, चलिए नाउ सबसे पहले डिफॉल्ट हो गया. ठीक है. डिफॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. डिफॉल्ट हो गया, एप्लीकेशन फाइल करना है अपने को. ठीक है. तो अब हम ना जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे, आई विल ड्रॉ पैरेलल विद दी सीआईआरपी. ठीक है. नाउ सीआईआरपी में एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? एंड द डेटर हिमसेल्फ. यहां पे भी डेटर एंड क्रेडिटर दोनों फाइल कर सकते हैं, बट यहां पे कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा क्या? यहां पे एम्प्लॉइज होंगे क्या? एम्प्लॉइज होंगे तो आपके बिजनेस के होंगे, आपके नहीं होंगे, राइट? यहाँ पे कोई आपके सप्लायर्स होंगे क्या? वो भी होंगे तो बिजनेस होंगे, आपके नहीं होंगे. तो यहाँ पे हम लोग ने क्रेडिटर्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया, हम लोग ने क्रेडिटर्स का एक सेगमेंट रखा है, डेटर्स का एक सेगमेंट रखा है. ठीक है. सो योर सेक्शन 94 सेज कि
अगर कोई भी इंसान को एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर देयर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो या तो वो डेटर खुद भी फाइल कर सकता है या वो एक क्रेडिटर के थ्रू भी फाइल करा सकता है, मतलब एक क्रेडिटर भी फाइल कर सकता है। सेम जैसे अपनी कंपनीज में चलता है सीआईआरपी में, द डेटर कैन ऑल्सो फाइन, द क्रेडिटर कैन ऑल्सो फाइन। ठीक है, नाउ जब आप फाइल कर रहे हो तो पहले डेटर की बात करते हैं। जब डेटर खुद से फाइल कर रहा होता है, डेटर वाला इज गिवन अंडर सेक्शन 94, क्रेडिटर वाला इज गिवन अंडर सेक्शन 95। ठीक है, तो जब डेटर खुद से फाइल कर रहा होता है तो या तो वो एक अपने खुद से जाके फाइल कर सकता है या वो किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू फाइल करा सकता है। नाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोग इतना झंझट नहीं चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी टेक्निकल लॉ, तो नॉर्मल पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, राइट। तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार अपने इतने झंझट में पढ़ने से बेटर है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देते, वही फाइल कर लेगा। ठीक है, सो यू कैन फाइल इट बाय योरसेल्फ और बाय द इंडिविजुअल, बाय अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल्सो। नाउ इंडिविजुअल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब तो ये ठीक है, बहुत सिंपल है, हम खुद से जाके भर दिए, बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस ऑल्सो अप्लाइज टू पार्टनरशिप फर्म्स, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू पार्टनरशिप फर्म्स। तो अब पार्टनरशिप तो इंडिविजुअली खुद से जाके नहीं फाइल कर सकता ना, तो जब पार्टनरशिप फर्म्स फाइल करते हैं तो वो लोग में हम लोग को मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, सो अगर इंडिविजुअल फाइल कर रहा है तो खुद से फाइल कर सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू फाइल कर सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म फाइल कर रहा है तो वो भी खुद से कर सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू कर सकते हैं। दोनों केस में उसको मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। ठीक है, कहां फाइल करेंगे? डीआरटी के पास। ना ये तो बहुत ही सिंपल था, हम डेटर है, हम खुद के लिए ही फाइल कर दिया एप्लीकेशन, कोई बात नहीं। बट जब क्रेडिटर्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट रखा है फॉर एवरीबडी, जो हम लोग ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए फॉलो करते थे। यहाँ पे आपको उनको कूलिंग पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, सो अगर कोई क्रेडिटर है तो क्रेडिटर भी इंडिविजुअली खुद फाइल कर सकता है या फिर आरपी के थ्रू फाइल कर सकता है, दोनों के थ्रू वो फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर वो चाहे तो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। अगर फर्म के अगेंस्ट फाइल करे तो फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, राइट, तो बेसिकली वो इन इफेक्ट फाइल करता है अगेंस्ट द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स या एनी ऑफ द पार्टनर। अगर आप एक पार्टनर के लिए अगेंस्ट भी फाइल करोगे, एक पार्टनर का ही नाम लिख रहे हो, तो पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, तो वो सबके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। समझ आ रहा है? नाउ डेटर फाइल किया तो वो डिफॉल्ट हुआ, वो कल जाके फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्रेडिटर अगर फाइल किया तो उसको एप्लीकेशन के साथ प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट देना पड़ता है। ठीक है, 14 डेज का नोटिस आपने दिया था, ऐसा आपको प्रूफ देना पड़ता है। सो बेसिकली अगर सेक्शन 95 के अंडर आप एज अ क्रेडिटर जा रहे हो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो आपको पहले 14 डेज का डिमांड नोटिस देना पड़ता है। दैट इज अ प्री रेक्विजिट टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 95 टू द डेटर। क्योंकि अगर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, हो सकता है भूल गया होगा, तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई आप वापस पे ऑफ कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं या तो डेटर्स कर सकते हैं या क्रेडिटर्स कर सकते हैं। कहाँ के थ्रू, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए भी कर सकते हैं, फर्म के लिए भी कर सकते हैं। अगर फर्म के लिए कर रहे हैं तो अगर डेटर कर रहा है तो उसको मेजॉरिटी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, और अगर क्रेडिटर कर रहा है तो किसी एक पार्टनर के अगेंस्ट भी कर सकता है, सबके अगेंस्ट भी कर सकता है। नाउ क्रेडिटर डायरेक्टली डीआरटी को फाइल कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर्स को 14 डेज का डिमांड नोटिस देना पड़ता है। अगर 14 डेज में कुछ भी पैसा रीपेमेंट नहीं हुआ तो द क्रेडिटर्स कैन फाइल एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डेट एंड द प्रूफ ऑफ द डिमांड नोटिस टू दी डीआरटी। ठीक है, ना यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि अगर 14 डेज में लोगों ने डिस्प्यूट बता दिया या अगर 14 डेज में प्रूफ ऑफ रीपेमेंट दे दिया तो आप नहीं पे फाइल करोगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर में अगर 10 डेज के अंदर आपको डिस्प्यूट का एग्जिस्टेंस बता देते हैं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यू कैन स्टिल फाइल एन एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये सेक्शन 94 एंड 95 है। नेक्स्ट आता है कौन लोग है जो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। नॉर्मल अपने को पता है कि कौन कौन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ नेगेटिव लिस्ट जो कुछ लोगों को बार करके रखा हुआ है। ठीक है, सो हु आर द पीपल हु कैन नॉट फाइल एन एप्लीकेशन? सबसे पहले एन अनडिस्चार्ज्ड बैंकरप्ट। ना यहां पे आप एक चीज समझिए, अगर कोई डेटर है, अगर कोई डेटर है जो पैसा पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? वो इंसॉल्वेंट है, वो बैंकरप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस आ रहा है। हम अगर इंसॉल्वेंट है तो हम फाइल कर सकते हैं, तभी हम फाइल करेंगे ना, आई एम अ डेटर। बट अगर हम एक अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, मतलब मेरे अगेंस्ट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हो चुके हैं एंड मेरे को कोर्ट ने बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, उस केस में हम फाइल नहीं कर सकते एप्लीकेशन। ठीक है,
सेकंड कौन नहीं फाइल कर सकता? एनी पर्सन हु इज अंडरगोइंग अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस. फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या है वो अपने नेक्स्ट क्लास में एनीवे देखने वाले. तो कोई भी इंसान जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के थ्रू जाता है वो नहीं फाइल कर सकता. थर्ड होता है कोई भी इंसान जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू के थ्रू जा रहा है. ठीक है, तुम्हारा खुद का नैया डूबा हुआ था, तुम पहले अपना नैया संभाल लो, फिर किसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल करना बाद में. ठीक है. नेक्स्ट वो लोग जो लोग बैंक्रप्सी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं. पीपल हु आर अंडरगोइंग बैंक्रप्सी प्रोसेस. बैंक्रप्सी प्रोसेस मतलब आपका ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल कर गया, इसलिए आपके अगेंस्ट बैंक्रप्सी प्रोसेस स्टार्ट हो गया. राइट. एंड द लास्ट वन है जिनका पिछले 12 महीने में कभी भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हुआ था. सो अगर आप देखो तो ये इन इफेक्ट सेम है. वहाँ पे होता है लिक्विडेशन प्रोसेस, यहाँ पे बैंक्रप्सी प्रोसेस. वहाँ पे CIRP, यहाँ पे IRP. वहाँ पे बोलते 12 महीने में खत्म हुआ होगा, यहाँ पे बोलते 12 महीने में खत्म हुआ होगा. सो पीपल हु नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन आर बेसिकली द सेम. यहाँ पे बस 2 लोग एक्स्ट्रा है, एक वो जो लोग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से अंडरगो कर रहे हैं एंड एक अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए नेक्स्ट. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आप जब जाते हो डेटर एज अ डेटर और अ क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना पड़ता है? क्या हुआ है? डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू सम डेट. नाउ यहां पे बोला गया है कि सारे डेट्स के लिए हम डिफॉल्ट नहीं मानेंगे. देयर आर ओनली स्पेसिफिक डेट्स जिसके लिए हम डिफॉल्ट मानेंगे. तो इट्स ऑल्सो अगेन अ नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट में क्या बोला गया है कि वी विल कंसिडर ऑल द क्वालिफाइंग डेट्स एंड दीज पर्टिकुलर डेट्स आर एक्सक्लूडेड डेट्स. मतलब हम लोग एक्सक्लूडेड डेट्स को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम सारे डेट्स को कंसिडर करेंगे एक्सेप्ट फॉर दीज एक्सक्लूडेड डेट्स. समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो हम एक्सक्लूडेड डेट्स को कंसिडर नहीं करते. अगर आपका एक्सक्लूडेड डेट्स में डिफॉल्ट हुआ है तो आप फाइल नहीं कर सकते एप्लीकेशन, और पूरे प्रोसेस के दौरान आपके एक्सक्लूडेड डेट्स कहीं आते ही नहीं है. वो आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे रीपे करना होता है वैसे करना होता है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सक्लूडेड डेट्स. नाउ पहले एक्सक्लूडेड डेट्स क्या होता है? लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल. अगर आपके ऊपर किसी कोर्ट ने कोई फाइन बोला है पे करने के लिए, फाइन इज ऑलवेज फॉर ऑफेंसेस, क्रिमिनल एक्शन के लिए कोई फाइन बोला गया है, तो वो आप इधर लाके नहीं डाल सकते, वो आपको अलग से पे करना ही पड़ेगा कोर्ट को. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस. हाँ, मतलब डैमेजेस भी आएगा. लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर एनी लॉ. मेंटेनेंस मतलब आपकी वाइफ से डिवोर्स हो गया एंड आपको कोर्ट ने बोला है कि हर महीने उनको 25,000 रुपए एज मेंटेनेंस देना है, तो आप उस लायबिलिटी से नहीं भाग सकते, वो आपको एनीवे देना ही पड़ेगा. वाई? बिकॉज इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन. सो बिकॉज आप बैंकरप्ट हो गए, आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, हम लोग दूसरे इंसान को सफर नहीं करा सकते. ठीक है. Third is liability to pay damages for negligence, nuisance or breach of statutory contractual obligations. Now जब हमने ऊपर फाइन लिख दिया तो नीचे damages क्यों लिख रहे? नहीं, यहाँ पे तो बहुत कुछ है. कॉन्ट्रैक्चुअल, अदर लीगल ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी. तो why have we kept these two different things? Damages भी तो, what is the difference? Damages also imposed by court. अगर आपने न्यूसेंस किया है तो कोर्ट ही आपको बोलता है. हम लोग सेम में भी रख सकते थे. ये नहीं बोल सकते थे एनी अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट यू हैव टू पे, एनी लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट. क्यों चेंज किया? बिकॉज हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको चाहे सिविल रॉन्ग हो चाहे क्रिमिनल रॉन्ग हो, आपको दोनों चीज अपने से पे करना पड़ेगा. जो ऊपर वाला पॉइंट है लायबिलिटी टू पे फाइन, दैट इज फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस. कई बार क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको केवल फाइन पे करना पड़ता है, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा. एंड नीचे वाला जो पॉइंट है दैट इज लायबिलिटी टू पे डैमेजेस विच इज ऑलवेज फॉर सिविल रॉन्ग्स. तो अगर आपने सिविल रॉन्ग करके आपको कोई पैसा पे करना है वो भी पे करना है, अगर आपने क्रिमिनल रॉन्ग किया और कुछ पैसा पे करना है वो भी आपको पे करना है. ठीक है. नाउ एक चीज ध्यान से सुनिए. अपने जब एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर पार्ट 2 तो क्या होता है? अगर एडमिट करता है तो मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होता है, अगर एडमिट नहीं करता तो कुछ नहीं स्टार्ट होता. राइट. यहां पे देयर इज अ डिफरेंस. यहां पे आप जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करते हो उसी दिन इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है. सो यहां पे एक इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड होता है. ठीक है. इंटरिम मॉरेटोरियम इज नथिंग बट वही मॉरेटोरियम वाला जो पीरियड होता है, बट मॉरेटोरियम हमेशा स्टार्ट करते हैं आफ्टर योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड.
पार्ट 2 के अंदर जब हम लोग CIRP पढ़ रहे थे वहां पे कहीं पे भी इंटरिम मॉरेटोरियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट ये पार्ट 3 के अंदर है। पार्ट 3 में हम लोग ने बोला अगर किसी भी डेटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल होता है, चाहे वो किसी डेटर ने किया है या क्रेडिटर ने किया है, उस डेटर के अगेंस्ट इंटरिम मॉरेटोरियम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटरिम मॉरेटोरियम इज डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। कब तक चलेगा? जब तक आपका मॉरेटोरियम स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जब तक आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाता है तब तक आपका इंटरिम मॉरेटोरियम पड़ता है। एक बार आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो आपका इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है, आपका मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इस मॉरेटोरियम पीरियड का इफेक्ट्स क्या है? इसके केवल 2 इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे केवल 2 ही चीज करना नॉट अलाउड है। पहला, कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट पेंडिंग है तो वो आगे लेके नहीं जा सकते आप। एंड सेकेंडली, कोई भी लीगल एक्शन आप नया स्टार्ट नहीं कर सकते। वो सब इंटरिम मॉरेटोरियम में नहीं आता, वो सब मॉरेटोरियम के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट द रियल मॉरेटोरियम, इट्स मॉरेटोरियम का छोटा भाई, इसलिए इसको हम लोग इंटरिम मॉरेटोरियम बोलते हैं। यहां पे हम लोग ने बस एक ही चीज मना किया है कि आपके अगेंस्ट लीगल सूट्स फाइल नहीं होंगे, आप लीगल सूट्स फाइल नहीं करोगे, एंड जितने लीगल पेंडिंग केसेस चल रहे हैं वो वहीं पे स्टे लग जाएंगे। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? एप्लीकेशन जिस दिन फाइल हुआ उस दिन, एंड कब एंड होगा? जिस दिन आपका मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा एंड इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा। ना आप सोच रहे हो यहाँ पे इंटरिम मॉरेटोरियम डालने का रीजन क्या था? इंटरिम मॉरेटोरियम डालने का सिंपल रीजन ये था कि एप्लीकेशन फाइल हो गया, द डेटर नोज कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। ठीक है, तो अब ये एप्लीकेशन जब फाइल होता है तो इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के पीछे मेरे को असर्टन तो करना पड़ेगा ना, क्या डेट है, क्या चीज़ क्या है। तो उसमें हम चाहते हैं कि चाहे मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ ना हो, बिकॉज एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो एनीवे सब चीज़ इसी के अंडर आ जाएगा। तो टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स हम लोग ने ये प्रोविजन डाल दिया। ठीक है, ये प्रोविजन इंडिविजुअल्स में ज्यादा होता है, बिकॉज इंडिविजुअल फिर हर इंसान के ऊपर केस करने लग जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये लाइक नहीं, अब कुछ नहीं, जब तक हम एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, इंटरिम मॉरेटोरियम आ गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप इज, इसका आप एक बार टेबल बना लो एक फ्रेश पेज में। फर्स्ट स्टेप इज डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट के जस्ट बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाइल होते ही इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। एंड इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट होते के साथ होने के बाद आपका एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। ठीक है, तो अगेन देखिए यहां पे इंटरिम मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट है लेकिन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ आ रहा है? यहां पे डायरेक्टली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड CIRP में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉन्सेप्ट था, इंटरिम मॉरेटोरियम में कॉन्सेप्ट नहीं था। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, नाउ देखते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैसे अपॉइंट होता है। सिंपल रीजन है, अगर आपने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू एप्लीकेशन फाइल किया है तो DRT डायरेक्टली IBBI के पास जाएगी, बोलेगी कि रेफरेंस दो, IBBI अगर मान जाएगा तो उसी को हम अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आपने खुद से जाके एप्लीकेशन फाइल किया है तो DRT IBBI को बोलती किसी का नाम सजेस्ट करो, IBBI नाम सजेस्ट करेगी एंड देन आप उसको अपॉइंट कर देते हो। ठीक है, आपको 7 दिन में जाना है IBBI के पास, IBBI के पास भी 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो टोटल 14 डेज के अंदर यू हैव टू अपॉइंट एन RP। समझ आया? 14 डेज फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, तो आपने एप्लीकेशन फाइल किया 7 डेज के अंदर, हाँ इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड जब स्टार्ट होता है उस दिन से, तो आपने एप्लीकेशन फाइल किया, इंटरिम मॉरेटोरियम खुद से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके 7 डेज के अंदर DRT IBBI के पास जाएगी और बोलेगी कि ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, इसका एलिजिबिलिटी चेक करो या फिर कोई नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताओ। जिस दिन NCLT IBBI के पास गई उस दिन के 7 डेज के अंदर IBBI को रिप्लाई करना है कि ये इंसान ठीक है या ये इंसान को अपॉइंट कर दो, एंड उसके बाद DRT उसको अपॉइंट कर देती है। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, चलिए नाउ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपॉइंट हो जाता है ना, हाँ अच्छा ये तो अपने को पता है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आई विल करेक्ट यहाँ पे, हम बोले आपको कि दोनों केस में 7 डेज होता है, राइट? 7 डेज होता है जब आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू फाइल कर रहे हो, तो 7 डेज IBBI के पास रहता है, 7 डेज NCLT के पास रहता है। लेकिन जब आप बिना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के फाइल कर रहे हो टू रिप्लेस दी RP, मतलब मान लो आपने RP अपॉइंट कर दिया एंड यू वांट टू रिप्लेस दी RP नाउ, अपॉइंटमेंट के टाइम इज 7, रिप्लेसमेंट के टाइम इज 7-10। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट जब करना होता है तब 7 डेज में आप जाते हो DRT के पास, DRT को 7 डेज में जाना पड़ता है IBBI के पास, IBBI के पास 10 डेज है टू सजेस्ट नेम और मेक अ रेफरेंस, एंड देन उसके बाद DRT अपॉइंट कर देती है। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर इन बोथ CIRP एज वेल एज दिस प्रोसेस। व्हाई?
उसमें भी एनसीएलटी ही अपॉइंट करता है, रेकमेंड आईबीबीआई ही करता है। यहाँ पे भी डीआरटी ही अपॉइंट करेगा लेकिन रेकमेंड आईबीबीआई करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टेकन एज इट इज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है रिपोर्ट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज रिपोर्ट बाय आरपी। अभी तक देखिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन फाइल हुआ, हमने इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट कर दिया, इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट करने के बाद हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का पहला काम है तुम एप्लीकेशन लो, तुम एप्लीकेशन चेक करो, एप्लीकेशन चेक करो एंड बताओ ये एप्लीकेशन वर्थ एक्सेप्टिंग है कि नहीं, ठीक है। तो सीआईआरपी के दौरान एनसीएलटी इज द वन दैट डिसाइड्स एक्सेप्ट करना है कि नहीं। पार्ट 3 के अंदर इट्स द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट मेक्स अ रिपोर्ट। ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया आपने, अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। वो रिपोर्ट में क्या लिखेगा, फर्स्ट ही विल रेकमेंड वेदर टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन और टू रिजेक्ट इट, ठीक है। कितने दिन के अंदर रिपोर्ट बन जाना चाहिए, विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ऑफ कोर्स बिकॉज इट हैज टू बी टाइम बाउंड, ठीक है। तो हमने बोला आज अगर हम आपको अपॉइंट करें, आज से 10 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के भेजो, रेकमेंडिंग वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, ठीक है। अगर मान लो आप बोल रहे हो कि एक्सेप्ट कर लो, तो आपको रीजंस देना होगा फॉर योर रिकमेंडेशन। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं एक्सेप्ट मत करो, रिजेक्ट कर दो, तो भी आपको रीजंस देना होगा फॉर योर रिकमेंडेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, अगर मान लो एप्लीकेशन देखते वक्त रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कम्स टू अ कंक्लूजन कि नहीं यार ये इंसान तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में जा सकता है, क्यों भी मतलब कैसा रेजोल्यूशन ये वाला प्रोसेस कराना है, तो इट कैन मेक अ रिकमेंडेशन कि इसको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में भेज दो। ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर रीजंस इन राइटिंग। Fresh start, a person who is eligible for fresh start will always go for fresh start because fresh start में you don't have to repay your debts at all. तो फिर वो तो पूरा 35,000 आपका माइनस ही हो जाएगा, तो क्यों ही बेमतलब का आप इधर उधर जाओगे, राइट। समझ आया आपको, ठीक है। तो डिफॉल्ट हुआ, एप्लीकेशन फाइल हुआ, इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, उसके बाद वो रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, हमने डाल दिया कि अगर पीछे रिप्लेस करना तो ऐसे करते हैं, ठीक है। प्रोसेस में नाउ रिपोर्ट पे आ गए हम लोग। नाउ रिपोर्ट जब फाइल करेगा तो अब डीआरटी विल हैव टू मेक अ डिसीजन ईदर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। वो अपना डिसीजन किस पे बेस करेगी, द रिपोर्ट, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों डाला गया, ये पार यहाँ पे डीआरटी को क्यों दिया गया, सॉरी आरपी को क्यों दिया गया, डीआरटी को क्यों नहीं दिया गया। सिंपल रीजन है, एक बार ये चीज एनफोर्स हो जाए ना तो लोग छोटा छोटा डेट्स के लिए भी आना शुरू कर देंगे, राइट। नाउ डीआरटी डज नॉट हैव इतना टाइम कि वो हर इंडिविजुअल एप्लीकेशन को बैठ के देखे और उस पर डिसाइड करे। कंपनीज के लिए इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। कंपनीज कम आती है एंड अगर आती है तो बहुत बड़े पैसों के लिए आती है। नाउ अंडर पार्ट 3 मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 1000। तो अगर मान लो कल कोई इंसान 1500 का डिफॉल्ट लेके आ जाता है, डीआरटी अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट करेगी क्या, नहीं। डीआरटी बोलेगी भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तुम चेक करो, जो करना है करो, मेरे को बस रिपोर्ट में बता दो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट। तुम बोलोगे एक्सेप्ट करना है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम बोलोगे रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो डीआरटी विल हैव टू पास एन ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमने टाइम बाउंड कर दिया, विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट, विद इन 10 days। किसमें, उधर, हाँ उधर एनसीएलटी को विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन था, बट यहाँ पे भी बहुत बीच हमने गैप ला दिया। सो जिस दिन एप्लीकेशन आ रहा है उसके 7 दिन के अंदर डीआरटी आईबीबीआई के पास जाएगा, फिर उसके 7 दिन के अंदर आईबीबीआई बताएगा किसको अपॉइंट करना है, फिर आरपी अपॉइंट होगा, फिर आरपी के पास अपॉइंट होने के बाद 10 दिन का टाइम होता है टू मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट बनने के बाद 14 दिन का टाइम है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। जो भी डिसीजन लेगा डीआरटी उसका उसके कॉपी भेजना है टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड द क्रेडिटर्स एंड द डेटर। जिस दिन अपॉइंट होता है उस दिन, ठीक है। नाउ सीआईआरपी में एनसीएलटी एक बार डिसीजन ले लेता था, उसके बाद उसको कितने दिन के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ता था, एनसीएलटी ने डिसाइड कर लिया एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, कितने दिन के अंदर, वो डिसीजन 14 days में, 7 days में कम्युनिकेट करना पड़ता था। यहां पे भी सेम डेज है, 14 days में रिपोर्ट के बाद डिसीजन लो, 7 days में कम्युनिकेट करो। चलो मान लो डीआरटी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या अपने को, नहीं कर सकते आप। अगर डीआरटी ने रिजेक्ट कर दिया सब चीज नॉर्मल हो जाता है, एकदम नॉर्मल हो जाता है। जैसे एनसीएलटी रिजेक्ट करता है तो कुछ नहीं होता ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डीआरटी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो सब चीज नॉर्मल हो जाता है। बट अगर डीआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया
तो एक बहुत बड़ा चेंज आता है। चेंज ये होता है कि आपका इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है, मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो योर मॉरेटोरियम पीरियड जैसे एनसीएलटी में होता है कि जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन स्टार्ट होता है, वैसे डीआरटी में भी जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन स्टार्ट होता है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मॉरेटोरियम इज डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड डेट ऑफ टर्मिनेशन इज डेट ऑन विच द रीपेमेंट प्लान इज पास्ड और एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, मतलब जिस दिन आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है या सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलेगा। नाउ यहां पे देखिए इफेक्ट्स ऑफ मॉरेटोरियम ज्यादा है। यहां पे है लीगल एक्शंस नहीं कर सकते एंड असेट्स नहीं ला सकते। सो मॉरेटोरियम में हम लोग ने असेट्स को डाला है, इंटरिम मॉरेटोरियम में असेट्स का कोई लेन देन नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स, लोन्स वोन्स सब कुछ नाटक नहीं है, सब आप कर सकते हो। आप बस कोई भी लीगल सूट फाइल नहीं कर सकते, इसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉस को रोकने के लिए किया हम लोग ने। एंड कोई भी असेट को एलियनेट नहीं कर सकते। दिस इज द सिंपल रीजन कि आपके असेट्स हमें यूज करना है टू पे ऑफ द क्रेडिटर्स फर्स्ट, तो आप बाकी लोग के लिए वो यूज नहीं करोगे, नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी लीगल सूट फाइल नहीं कर सकता, आप भी फाइल नहीं कर सकते। जो पेंडेंट लीगल सूट है वो भी आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो समझा, यहां पे मॉरेटोरियम स्टार्ट होता है एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद। सो रीच द स्टेज वेयर द एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एंड द मॉरेटोरियम हैज बिगन। नेक्स्ट, मॉरेटोरियम के साथ साथ क्या होगा? पब्लिक नोटिस। हम सारे क्रेडिटर्स को बुलाएंगे कि अपना अपना जिसका जिसका क्लेम्स है वो लोग सब लेके आओ अपना अपना क्लेम्स टू दी आरपी। ठीक है, कब करते हो आप पब्लिक नोटिस? फ्रॉम 7 डेज, विद इन 7 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो वहां पे एनसीएलटी के दौरान तीनों चीज साथ में होता था, राइट? मॉरेटोरियम, पब्लिक नोटिस एंड आईआरपी साथ में होता था। यहां पे साथ में नहीं होता है। यहां जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ उस दिन मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, उसके 7 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ता है। कौन होता है इशूइंग अथॉरिटी पब्लिक नोटिस का? नो, डीआरटी। वहां पे भी एनसीएलटी इशू करता है पब्लिक नोटिस, यहां पे भी डीआरटी इशू करता है पब्लिक नोटिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या हम लोगों ने क्लेम्स बुला के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने का टाइम को लिमिट करके रखा है अंडर पार्ट 2 ऑफ द आईबीसी? नहीं करके रखा है। पहले किया हुआ था 30 डेज, बट उसको हम लोग ने अब हटा दिया। हम लोग ने बोला तुमको जब तक क्लेम्स बुलाने बोला, नहीं, उसमें भी पहले था, वी हैव अमेंडेड इट नाउ। तो अमेंड करके हम लोग ने बोला कि अब आप जितने दिन के अंदर बुलाना है क्लेम्स बुलाओ, जितने दिन में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाना है बनाओ। जिस दिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन गया उसके 1 वीक के अंदर आपका फर्स्ट मीटिंग होना चाहिए। ये बस एक चीज हमने लिमिट करके रखा है। यहां पे हम लोग ने बोला नहीं, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके 21 डेज के अंदर ही सारे क्लेम्स आ जाने चाहिए। 21 डेज के बाद आप कोई भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, सो योर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट स्टेप इज मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 7 डेज एंड उसके नेक्स्ट वाला स्टेप इज क्लेम्स, लास्ट डे ऑफ क्लेम्स 21 डेज। ठीक है, पब्लिक नोटिस कहां इशू करोगे? इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। वर्नाक्युलर हिंदी का नहीं सीन है यहाँ पे। 1 इंग्लिश एंड 1 वर्नाक्युलर मिनिमम। इफ यू वांट आप और जगह भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसको डीआरटी के प्रीमाइसेस में आपको चिपकाना है एंड डीआरटी के वेबसाइट में भी चिपकाना है। ठीक है, एंड द लास्ट इज द क्रेडिटर हैज टू मेक द लिस्ट ऑफ क्लेम्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब 21 डेज फ्रॉम द पब्लिक अनाउंसमेंट तक क्लेम्स आएंगे, तो इन इफेक्ट आरपी के पास कितना दिन है? पब्लिक अनाउंसमेंट आज किया, उससे 21 डेज तक क्लेम्स आ रहे हैं एंड पब्लिक अनाउंसमेंट से 30 डेज के अंदर लिस्ट बन जाना चाहिए। तो आरपी के पास इन इफेक्ट कितना टाइम है? 9 डेज। नो, 30 - 21, तो आरपी के पास इन इफेक्ट 9 डेज है। बट हम लोग ने उसका क्या बोलते हैं, वहां से काउंट नहीं किया 21 डेज से। हम लोग ने पब्लिक अनाउंसमेंट से ही बोला जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट होगा उस दिन के 30 डेज के अंदर यू हैव टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, यहां पे देखिए केवल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बन रही है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं बन रही है। एक्सक्यूज मी, समझ आया? यहाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी भी नहीं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यहाँ पे डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन अपने से ही डेटर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको? चलिए, सो एक बार रिवाइज करते प्रोसेस। डिफॉल्ट हुआ, एप्लीकेशन फाइल हुआ, इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ, रिपोर्ट दिया उन्होंने एंड डीआरटी ने डिसाइड किया वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। रिजेक्ट किया, बात खत्म। एक्सेप्ट कर लिया तो मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ। हाँ, मतलब मॉरेटोरियम स्टार्ट हुआ, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ, फिर हम विद इन 7 डेज उसके, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट से विद इन 21 डेज लास्ट डेट ऑफ क्लेम हुआ एंड लास्ट डेट ऑफ क्लेम और पब्लिक अनाउंसमेंट से विद इन 30 डेज आपका लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बन गया। तो वी हैव रीच्ड द स्टेज जहां पे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज
नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। जैसे पार्ट 2 के अंदर रेजोल्यूशन प्लान आता है, पार्ट 3 के अंदर रीपेमेंट प्लान आता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, हम लोग ने बस डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम अलग रखा है। पार्ट 2 के अंदर इट्स अ रेजोल्यूशन प्लान, पार्ट 3 के अंदर इट्स अ रीपेमेंट प्लान। ठीक है, तो रीपेमेंट प्लान क्या होता है? इट्स अ प्लान जिसमें डेटर बोलता है कि हम कैसे कैसे अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस करने वाले हैं। नेचुरल सी बात है, डेटर जो है वो खुद से ही पैसा रिटर्न करेगा, वो किसी को भी जाके नहीं बोलने वाला कि थर्ड पार्टी मेरे ऊपर पैसा लगाओ और मेरा कंट्रोल लेके चल जाओ। कैन यू से दैट? कोई भी इंडिविजुअल क्या जाके ये बोल सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को बोलो मेरे ऊपर पैसा लगाने एंड मेरा कंट्रोल लेके चल जाने? कंट्रोल लेके चल जाने मतलब यू विल बी अ स्लेव ऑफ दैट पर्सन, राइट? ये चीज तो हम अलाउ नहीं करते बिकॉज पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन राइट्स, राइट? तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है, डेटर जो होता है, चाहे वो फर्म हो या इंडिविजुअल हो, उसको खुद के लिए प्लान बनाना पड़ता है एंड वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो अपने एसेट से कैसे पैसा देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं होता, कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं होता। यहाँ डायरेक्टली रीपेमेंट प्लान बनता है जो कि एक क्रेडिटर खुद से ही बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा, creditor makes the repayment plan by himself in consultation with the RP। RP बिकॉज एक एक्सपर्ट है इस मामले में, तो हम लोग RP का कंसल्टेशन लेते हैं। यहां पे RP को भी कोई पार नहीं है प्लान बनाने का। debtor makes the plan, did I say creditor? Oh sorry, the debtor makes the plan। ठीक है, so the debtor will make the plan in consultation with the RP। आप अगर मेरा स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो तो हम बार बार ये बोल रहे हैं, the debtor will make the plan, the plan is made by the debtor। तो लास्ट से डेटर का ही होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली डेटर को अपने असेट से सामान, असेट्स को बेच के डेट्स रियलाइज करने हैं, तो लास्ट से हमेशा डेटर का ही होता है। हाँ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बीच में आके उनको हेल्प कर सकता है, उनको सजेशंस दे सकता है, उनको कंसल्ट कर सकता है, बट द लास्ट से इज ऑलवेज ऑफ द डेटर। याद रखिएगा, पार्ट 3 के अंदर द क्रेडिटर्स हैव नो पार्टिसिपेशन व्हाटसोएवर इन मेकिंग द रिपेमेंट प्लान। ना तो लोग उसका रिपेमेंट प्लान बनाते हैं, ना कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है, ना कुछ होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वगैरह कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब आपने मान लो प्लान बना दिया। ठीक है, अब भाई अगर आपको खुद से प्लान बनाना ही होता, अगर डेटर को हम बोलते खुद से ही प्लान बनाओ, तो भाई डेटर तो पहले ही प्लान बना सकता था, मेरे को ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने का जरूरत क्या पड़ता? अंडरस्टैंड, इफ द डेटर इज सो गुड दैट ही इज मेकिंग अ गुड प्लान बाय हिमसेल्फ, तो डेटर वुड हैव पेड रीपेड पहले ही ना। इसीलिए हम लोग प्लान का अप्रूवल मांगते हैं। ठीक है, तो प्लान का अप्रूवल मांगने के पहले हम इसको बोलते हैं, प्लान में तुम नीचे खुद से ही लिख के दो जस्टिफिकेशंस कि क्यों तुम्हारा प्लान अप्रूव हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम अपना प्लान बनाए हैं, अब हम उसके नीचे लिख के दे रहे देखो ये रीजन के थ्रू के वजह से मेरा प्लान अप्रूव हो जाना चाहिए। एंड मुझे ऑफकोर्स रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के फी का भी ध्यान रखना पड़ता है। माई प्लान शुड इंक्लूड provisions for the payment of fee to the resolution professional। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग आ गए इस स्टेज में जहां पे रीपेमेंट प्लान बन गया है। सो DRT accepts the application, moratorium begins, public announcement होता है, public announcement के बाद claims आते हैं, claims आने के बाद list of creditors बनता है, उसके बाद repayment plan is prepared by the debtor। ठीक है, now once the repayment plan is prepared, उसके बाद उस पर वापस रिपोर्ट बनाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का एक ही काम है पार्ट 3 के प्रोसेस के अंदर रिपोर्ट बनाना। जब देखो हम उसको हर चीज के बाद बोलते हैं रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट बनाओ। क्यों? बिकॉज एक बार ये पार्ट एनफोर्स हो जाएगा ना तो देयर विल बी सो मेनी सच केसेस कि DRT खुद से चेक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने सारे पास डेलीगेट कर दिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। हम लोग ने बोला रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सब चीज का रिपोर्ट बना के मेरे को देगा, इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। ठीक है, इट बिकम्स ईजियर फॉर द DRT। तो एक बार रीपेमेंट प्लान बन जाता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट कितने दिन के अंदर बन जाना चाहिए? 21 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। ठीक है, तो हमने ये नहीं बोला कि रीपेमेंट प्लान कितने दिन के अंदर बनाना है इसको, हमने बोला रीपेमेंट प्लान बना के योर रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 21 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स। यू हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। हाँ, मतलब वही सबमिट करना रिपोर्ट। ठीक है, तो इन इफेक्ट अगर आप देखा जाए 30th डे तक तो अपना लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ही बन रहा था। उसके बाद वी हैव व्हाट 12 days टू प्रिपेयर द प्लान एज वेल एज द रिपोर्ट।
ठीक है। नाउ रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? फर्स्ट, क्या ये प्लान सारे लॉस को कंप्लाई करता है? इफ यस, गुड। सेकंड, क्या ये प्लान अप्रूव होने के चांसेस रखता है? इफ यस, गुड। क्या ये प्लान इंप्लीमेंट होने के चांसेस रखता है? ये आपको बताना पड़ेगा। थर्ड, आपको बताना पड़ेगा कि वेदर देयर इज अ रीजन और वेदर देयर इज अ नेसेसिटी टू गेट दिस प्लान अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ बाय द क्रेडिटर्स, बेसिकली कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो क्या, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा जैसे एनसीएलटी वाले प्रोसेस में, पार्ट 2 वाले प्रोसेस में, सीआईआरपी में पास सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को मिलता है बाय डिफॉल्ट। यहां पे बाय डिफॉल्ट पास क्रेडिटर्स को नहीं मिलता है। यहां पे द आरपी डिसाइड्स वेदर द क्रेडिटर्स मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड और नॉट। समझ आ रहा है? पार्ट 3 के अंदर ये चीज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिसाइड करता है अपने रिपोर्ट में कि क्रेडिटर का मीटिंग बुलाना है या नहीं। ठीक है, समझ आया? तो अगेन वापस विल रिव्यू द प्रोसेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट हो गया आपका एप्लीकेशन, मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ विद इन 7 डेज, पब्लिक अनाउंसमेंट से विद इन 21 डेज लास्ट डेट ऑफ क्लेम होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट से विद इन 30 डेज लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बन जाने चाहिए। रीपेमेंट प्लान उसके बाद बनता है। रीपेमेंट प्लान बनने के बाद द प्रोफेशनल हैज टू मेक अ रिपोर्ट ऑन द रीपेमेंट प्लान विद इन 21 डेज फ्रॉम last day of submission of claim. Report में they have to mention whether it is in compliance with the laws, whether what are the chances of it being approved and implemented, and third, क्या मीटिंग बुलाना जरूरी है। अगर मान लो यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बोल दिया नहीं मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं है, क्रेडिटर्स की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बोल दिया हाँ मीटिंग बुलाना जरूरी है, तो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। सो वील अज्यूम कि द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज सेड कि मीटिंग बुलाना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को यह भी बताना पड़ता है अगर आपको मीटिंग बुलाना है तो कहां, कब, कैसे, कितना, वो सब मीटिंग के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो वील अज्यूम कि मीटिंग बुलाना जरूरी था। ठीक है, अगर रिपोर्ट में बोला गया है कि मीटिंग बुलाना पड़ेगा तो आपको मीटिंग बुलाना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, नो क्या मीटिंग कभी बुला लोगे? नहीं, मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड within 14 to 28 days of the report। मतलब in a sense आपको minimum 14 days का नोटिस देना है। ठीक है, तो मिनिमम 14 डेज का नोटिस रहेगा, तो 14 डेज के पहले तो आप ऐसे ही मीटिंग नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम मीटिंग लेट होना चाहिए 28 डेज तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मिनिमम नोटिस ऑफ मीटिंग इज 14 डेज मिनिमम। ठीक है, नाउ मीटिंग के दौरान क्रेडिटर्स कैन सिट, क्रेडिटर्स विल सिट, डिस्कस अबाउट द रीपेमेंट प्लान, पूरा बात करेंगे, एंड दे कैन सजेस्ट एनी मॉडिफिकेशन दैट दे वांट टू। ठीक है, अगर वो चाहे तो आके डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो बात अच्छी बात है, सारा प्लान अप्रूव हो जाएगा। अगर उन्होंने मॉडिफाई करने बोला तो मॉडिफिकेशन के लिए यू विल हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द डेटर। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए you'll have to take the consent of the debtor because ultimately the plan is the debtor का plan and debtor के assets है, debtor के liabilities है, तो आप creditors के बोले कुछ नहीं करोगे। So creditors can only suggest modifications, but if the creditors reject the repayment plan, the person will have to again make a repayment plan। नहीं, modification के हाँ उसके बाद वापस you have to call for a meeting to check if the modifications have been done। ठीक है, द नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स कैसे होगा इनका? इन प्रपोर्शन टू द डेट। ठीक है, लेकिन देयर सम पीपल हु डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। दीज आर दीज 3 काइंड्स ऑफ पीपल। फर्स्ट, जिनको अनलिक्विडेटेड अमाउंट देना है हमें। अनलिक्विडेटेड अमाउंट मतलब आई नो आई हैव टू पे सेंट ड्यूटी सम मनी, बट कितना मनी देना दैट आई डोंट नो। तो नेचुरल सी बात है, अगर कितना मनी देना है वो मेरे को नहीं पता तो हम उसका वोटिंग राइट्स कैसे असर्टेन करेंगे? राइट, तो ऐसे लोगों को हम वोटिंग राइट्स नहीं देते। सेकेंडली, ऐसा कोई भी इंसान जिसका नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं डला हुआ है उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा नेचुरली, बिकॉज हम वोटिंग राइट्स डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे एज पर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। एंड थर्डली, कोई भी ऐसा इंसान हुज एन एसोसिएट ऑफ द डेटर उसको भी हम वोटिंग राइट्स नहीं देते। सो फॉर एग्जाम्पल, कल आपको अपने भाई से अगर 10,000 रुपीज मिलना है, भाई का ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यू विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। ठीक है, समझा यहाँ पे? तो मीटिंग का समझा आपको? चलिए, तो मीटिंग कब बुलाते हैं हम लोग? 14 से 28 डेज के पीछे बुलाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ
रिपोर्ट, ठीक है। सो रिपोर्ट में आपको बताना पड़ता है मीटिंग बुलाना है कि नहीं, 14 डेज नोटिस जाती है, 14 से 28 डेज में आप मीटिंग बुलाते हो। मीटिंग में द क्रेडिटर्स कैन ईदर सजेस्ट मॉडिफिकेशंस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट के लिए अच्छी बात है, मॉडिफिकेशन दिया तो आपको कंसेंट लेना होगा वापस डेटर से, डेटर विल ओनली मॉडिफाई, ठीक है। एंड रिजेक्ट कर दिया तो फिर वहीं की बात खत्म हो जाती है, ठीक है। वोटिंग राइट्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनेट में होते हैं एज पर द डेट्स। किन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, फर्स्ट अनलिक्विडेड डैमेजेस जिनको वो किया गया, सेकंड रिलेटेड पार्टी दैट इज एसोसिएट, एंड थर्ड जिनका नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ मीटिंग हो गया, नेक्स्ट स्टेप वापस क्या होगा, रिपोर्ट। हर चीज के बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू मेक अ रिपोर्ट। तो यहां पे भी रिपोर्ट बनाने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, ठीक है। रिपोर्ट में क्या लिखेगा, मीटिंग में कौन आए थे, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट से वोट किया, क्या प्लान आपका एक्सेप्ट हुआ, क्या रिजेक्ट हुआ, क्या मॉडिफाई किया गया, अगर मॉडिफाई किया गया तो क्या मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया, ऑल ऑफ दैट ही विल राइट, ठीक है। उसके साथ साथ अगर और कोई भी डिसीजन लिया गया है उस मीटिंग में तो वो उसके बारे में बताएगा, एंड वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जो प्रेजेंट थे वोट किए थे वो सब आई टोल्ड यू, ठीक है। सो बेसिकली रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग मींस कौन लोग आए थे, कितनों ने वोट किया, कितनों ने फेवर में किया, कितनों ने अगेंस्ट में किया, मॉडिफिकेशंस बोला गया तो क्या मॉडिफिकेशंस बोला गया, क्या ऐसा कोई और रेजोल्यूशन जो पास किया, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव, ठीक है। चलो रिपोर्ट आ गया, दिस इज द रिपोर्ट दैट यू हैव टू फाइल विद द DRT अलॉन्ग विद द रीपेमेंट प्लान, ठीक है। सो एक बार वापस अपने पूरा प्रोसेस देखते हैं। डिफॉल्ट हुआ, एप्लीकेशन फाइल हुआ, हाँ इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप आरपी को अपॉइंट करते हो, आरपी को बोलते हो रिपोर्ट बनाओ, आरपी की रिपोर्ट के बेसिस में यू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। डीआरटी अगर रिजेक्ट कर देती है एप्लीकेशन को, बात खत्म। डीआरटी अगर एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन को तो इंटरिम पीरियड खत्म हो जाता है, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होने के बाद वी मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इनवाइटिंग क्लेम्स, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब क्लेम्स आने का लास्ट डेज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, एंड एक बार सारे क्लेम्स आ जाते हैं तो आपको 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट से लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाना पड़ता है। एक बार लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बन गई उसके बाद यू प्रिपेयर द रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान कौन बनाता है, डेटर हिमसेल्फ प्रिपेयर्स द रीपेमेंट प्लान विद कंसल्टेशन विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रीपेमेंट प्लान बनने के बाद वापस उसमें बनने आएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट बनना चाहिए विद इन 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ क्लेम्स, ठीक है। रिपोर्ट बन गया। नाउ रिपोर्ट बनने के बाद हाँ उसमें आपका आरपी बताता है कि रिपोर्ट का कितने चांसेस एक्सेप्ट होने के, सारे लॉस कंप्लाई करते हैं कि नहीं, एंड मीटिंग बुलाना है कि नहीं, अगर बुलाना है तो कहाँ कब कैसे बुलाना है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि उन्होंने बोला मीटिंग बुलाना है, फिर मीटिंग का नोटिस जाता है, हाँ तो मीटिंग का नोटिस जाता है 14 डेज का, फिर 14 डेज बाद मिनिमम आपका मीटिंग हो जाना चाहिए। मीटिंग में इधर यू अप्रूव, रिजेक्ट और मॉडिफाई द प्लान। अगर अप्रूव कर दिया अच्छी बात है, रिजेक्ट कर दिया खराब बात है, मॉडिफाई करने को बोला तो द डेटर विल हैव टू कैरी ऑन द मॉडिफिकेशंस एज पर हिज कंसेंट, ठीक है। उसके बाद उनका वोटिंग राइट्स कैसे होता है, एज पर देयर डेट, एंड किन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, अनलिक्विडेड अमाउंट, रिलेटेड पार्टी एंड whose name is not included in the list of creditors। एक बार आपका रीपेमेंट, आपका मीटिंग हो गया, मीटिंग के बाद यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग। हु प्रिपेयर्स, आरपी प्रिपेयर्स। वो मीटिंग में लिखता है पूरा, वो रिपोर्ट में पूरा लिखता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग, कौन आए, कैसे आए, किसने फेवर में किया, किसने अगेंस्ट किया, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन ही प्रिपेयर्स इन दी रिपोर्ट। एक बार रिपोर्ट बन जाता है उसके बाद दैट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रीपेमेंट प्लान इज सबमिटेड टू द डीआरटी, एंड अब हम लोग फाइनल स्टेज में आ गए जहां पे द डीआरटी विल ईदर एक्सेप्ट द रिपोर्ट और विल रिजेक्ट द रीपेमेंट प्लान, ठीक है। सो दिस, अगर मान लो डीआरटी ने प्लान को अप्रूव कर दिया, in that case the plan is binding on all the creditors as well as debtors। अब वो लोग क्रेडिटर्स हल्ला नहीं कर सकते, अब उनको प्लान के हिसाब से ही अपना अपना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। बट अगर डीआरटी ने रिजेक्ट कर दिया प्लान को तो करना सी, अगर एनसीएलटी वाले प्रोसीडिंग में, सीआईआरपी में आपका प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है, राइट। यहां पे ऑटोमेटिकली बैंक्रप्सी ऑर्डर पास नहीं होता है, यहां पे द क्रेडिटर्स जस्ट गेट अ राइट टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, ठीक है। अगर आपको बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना, आप जाके अब फाइल कर सकते हो, डायरेक्टली बैंक्रप्सी ऑर्डर पास नहीं होता, ठीक है। सो अगर एक्सेप्ट हो गया है, अप्रूव हो गया है, देन द प्लान इज बाइंडिंग ऑन ऑल द क्रेडिटर्स। अगर अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है, देन इन दैट केस द creditors get a right to file for bankruptcy। तो यहां पे डायरेक्टली बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होते हैं, you just get a right to file for bankruptcy। before undergoing this process you do not have a right to file for bankruptcy। ठीक है। नेक्स्ट इज ये रीपेमेंट प्लान कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी कितने दिन में नहीं थी, वो तो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
मान लो आपका प्लान अप्रूव हो गया, नाउ यू विल डू एवरीथिंग एज पर योर रीपेमेंट प्लान। जिस दिन आपका रीपेमेंट प्लान कंप्लीट होता है उस दिन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सब लोगों को एक नोटिस भेजता है, क्या लिख के कि देखो रीपेमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है, सब विच मीन सबको अपना अपना पैसा अभी तक मिल जाना चाहिए। आई एम अज्यूमिंग कि सबको अपना अपना पैसा मिल चुका होगा। ये सारा रिपोर्ट में एक समरी भी होना चाहिए कि कैसे पेमेंट्स किया गया है, किसको कब पेमेंट किया गया, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, एक प्रूफ की तरह से। एंड थर्ड, अगर मान लो प्लान नहीं होता है कंप्लीट टू द एक्सटेंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, ठीक है। सो जिस दिन मान लो प्लान कंप्लीट होता है या जिस दिन डेट लिखा हुआ है कि प्लान कंप्लीट हो जाएगा, सो आप जब रीपेमेंट प्लान बनाते हो ना, यू हैव टू राइट कि आई विल रीपे ऑल माई डेट्स विद इन 200 डेज, ठीक है। सो मान लो 200th डे पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल हैव टू मेक अ रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा जाएगा किसको किसको प्लान की रीपेमेंट कंप्लीट हो चुका है, किस सबको अपना पैसा मिल चुका है, उसका पूरा समरी लिखा जाएगा। एंड द थर्ड थिंग जो वहां लिखा जाएगा विल एंड द थर्ड थिंग जो वहां लिखा जाएगा वो ये होगा कि व्हाट इफ अगर प्लान कंप्लीट नहीं हुआ, अगर प्लान कंप्लीट नहीं हुआ तो द एक्सटेंट की कहां तक प्लान कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये रिपोर्ट कितने दिन में बन जाना चाहिए? विद इन 14 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द रिपेमेंट प्लान। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 200 डेज में कंप्लीट हो जाएगा तो 214th डे के पहले ये रिपोर्ट बन जाना चाहिए बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड प्रीमैच्योर एंड ऑफ रीपेमेंट प्लान। नाउ प्रीमैच्योर एंड ऑफ रीपेमेंट प्लान मतलब क्या? हमने रीपेमेंट प्लान में लिख के दिया था कि 200 डेज में मेरा सारा डेट्स हम डिस्चार्ज कर देंगे, एंड हमको पूरा लिख के देना पड़ता है कैसे क्या किस तरीके से, ठीक है। मान लो 200th डे पे मेरा सारा डेट्स डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक अ रिपोर्ट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का एक ही काम है, रिपोर्ट बनाना, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक अ रिपोर्ट एंड वो उस रिपोर्ट को डीआरटी के पास सबमिट करेगा, जिसमें उन्होंने वो लिख के देगा ये डेट पे कंप्लीट होना चाहिए था, कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लो अगर 60% डेट्स वापस जा चुके हैं तो 60% वापस जा चुके हैं, डीआरटी विल पास एन ऑर्डर जिससे वो बाकी जो 40% के क्रेडिटर्स है ना, वो अब बैंक्रप्सी ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रीमैच्योर एंड ऑफ द रीपेमेंट प्लान मींस कि आपने अपने रीपेमेंट प्लान में लिखा था 200 दिन, 200 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाए, तो द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल मेक अ रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में वो लिख के देंगे कि देखो भाई इतना, मतलब मान लो अगर 100 लोगों को देना था, 70 लोगों को इन्होंने पैसा रीपे कर दिया, 30 लोगों का अभी बाकी है। द डीआरटी विल सी द रिपोर्ट एंड पास एन ऑर्डर जिसमें इट विल गिव द राइट टू दोस 30 पीपल टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, ठीक है। याद रखिएगा, अंडर पार्ट 3 देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम व्हाटसोएवर, नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम, नेवर। 180 डेज में आपका रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो जाना चाहिए, और रीपेमेंट प्लान में जितना टाइम लिखा हुआ है उतने दिन के अंदर आपका रीपेमेंट प्लान इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको प्रीमैच्योर एंड ऑफ रीपेमेंट प्लान का कॉन्सेप्ट समझा? नाउ आई थिंक दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। या तो इसी के साथ हमारा पूरा प्रोसेस अंडर पार्ट 3 खत्म होता है। एक बार वापस अपने रिवाइज करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले क्या होता है? डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट होने के बाद एप्लीकेशन फाइल करना होता है। एप्लीकेशन कौन कौन फाइल करते हैं? डेटा क्रिएटर दोनों फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं तो थ्रू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। डेटा को वो लोग किसको फाइल करते हैं? डीआरटी को फाइल करते हैं। एक बार फाइल कर दिया उसके बाद डीआरटी विल अपॉइंट, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? इंटरिम मॉरेटोरियम। इंटरिम मॉरेटोरियम में आप के बाद द डीआरटी विल अपॉइंट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रिपेयर विद इन within 10 days of his appointment and report के बेसिस में 14 days के अंदर DRT will decide whether to accept or reject। अगर DRT ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, बात नहीं खत्म हो गई सब चीज। अगर DRT ने एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन को, तो इन दैट केस हाँ, सबसे पहले मॉरेटोरियम स्टार्ट होता है, ठीक है। इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म हो जाता है, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होता है। मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होने के बाद एक पब्लिक नोटिस दी जाती है विद इन 7 days ऑफ एक्सेप्टेंस। पब्लिक नोटिस कहाँ कहाँ जाएगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, वेबसाइट ऑफ DRT एंड प्रीमाइसेस ऑफ DRT, ठीक है।
वो चला गया। उसके बाद जिस दिन पब्लिक नोटिस आता है उसे 21 डेज के अंदर क्लेम्स लाने पड़ते हैं, एंड जिस दिन पब्लिक नोटिस आता है उसे 30 डेज के अंदर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाना पड़ता है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनने के बाद आप प्रीपेमेंट प्लान बनाते हो। कौन बनाता है? डेटर इन कंसल्टेशन विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या इसमें क्रेडिटर्स का कोई भी रोल होता है? क्या इसमें रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का कोई भी रोल होता है? नहीं, कोई रोल नहीं होता, ये अकेले डेटर ही बनाता है, ठीक है। नाउ रीपेमेंट प्लान बना लिया, उसके बाद वापस से रिपोर्ट बनाता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कितने दिन के अंदर? लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम से 21 डेज के अंदर। क्या रिपोर्ट बनाएगा? रिपोर्ट में लिख के देगा कि ये प्लान सारे लॉज से कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, कितना चांसेस है इसका एक्सेप्ट या इंप्लीमेंट होने का, एंड थर्ड कंडक्ट करना है कि नहीं मीटिंग। अगर वो बोलता है मीटिंग कंडक्ट करना है तो उसको डेट टाइम बताना पड़ता है। तो दिस शोज कि यहाँ पे कमिटी ऑफ, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स का मीटिंग है वो कंपलसरी नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर मान लो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने बोला मीटिंग कंडक्ट कराना है तो हम लोग नोटिस देते, कितने दिन का? मिनिमम 14 डेज का नोटिस देते हैं हम लोग, एंड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड विद इन 14 to 28 डेज ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। फिर मीटिंग में सारे क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट मिलता है एज पर देयर डेट्स। 3 क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, कौन कौन को? अनलिक्विडेटेड अमाउंट जिसको ड्यू करते हैं, जिनका लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नाम नहीं है, एंड एसोसिएट ऑफ द पर्सन, ठीक है, उनको नहीं मिलता। फिर मीटिंग में या तो दे कैन अप्रूव द प्लान, रिजेक्ट द प्लान और मॉडिफाई द प्लान। मॉडिफिकेशंस वो केवल सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ, मॉडिफिकेशंस हमेशा डेटर के अप्रूवल से ही कैरी ऑन होंगे। एक मीटिंग हो जाता है, उसके बाद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल्सो अगेन मेक्स अ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वो लिख के भेजता है कि मीटिंग में कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे, कितना अप्रूव हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, क्या मॉडिफिकेशंस हुआ, क्या रेजोल्यूशंस पास हुए, ऑल ऑफ दैट, एंड विल फाइल दिस अलॉन्ग विद द रीपेमेंट प्लान टू दी DRT. Now DRT has to decide whether to accept or reject the plan. अगर DRT ने प्लान एक्सेप्ट कर लिया then the plan is binding on all the creditors as well as the debtor. अगर रिजेक्ट कर दिया तो the debtors तो the creditor has, हाँ, क्रेडिटर हैज अ राइट टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी। वो बैंक्रप्सी ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे याद रखिएगा ये अप्रूवल शुड हैपन विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई भी तरह का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता। मान लो प्लान में लिखा हुआ था कि 200 डेज हम प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे, पूरा डेट्स रीपे कर देंगे, बट 200 डेज में नहीं हो पाया, तो उस केस में दिस इज कॉल्ड प्रीमैच्योर एंड ऑफ रीपेमेंट प्लान। आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मेक अ रिपोर्ट जिसमें लिख के देगा कितना एक्सटेंट तक रीपे हुआ है, कितना एक्सटेंट तक रीपे नहीं हुआ है, एंड DRT को दे देगा। DRT विल पास एन ऑर्डर जिससे जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है दे विल गेट अ राइट टू फाइल फॉर बैंक्रप्सी, ठीक है। सो दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट, यहाँ पे कोई एक्सटेंशन का काम नहीं है, बट अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नखरा वखरा नहीं होता, इज वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ हमारा डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल और फर्म इंसॉल्वेंसी होता है खत्म। द प्रोसेस इज द सेम फॉर फर्म्स ऑल्सो, द ओनली डिफरेंस इज एप्लीकेशन अगर फर्म फाइल कर रहा है तो मेजॉरिटी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए, एंड अगर फर्म के अगेंस्ट कोई क्रेडिटर फाइल कर रहा है तो यू कैन फाइल इट अगेंस्ट अ सिंगल पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो या दैट वाज अबाउट द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड फर्म इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे बीच में हम लोग ने एक बात पढ़ा था कि कौन लोग अलाउड नहीं है फाइल करने के लिए, एंड उसमें देयर वाज वन पॉइंट विच सेड अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग, हाँ, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट वगैरह था, बट देयर वाज वन पॉइंट विच सेड अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। सो द डिस्कशन ऑन फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस इज आवर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आपको ये प्रोसेस समझ में आया? चलो, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, बहुत एक ही क्लास में खत्म भी हो गया अपना ये। तो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू डिस्कस फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आई विल जस्ट गिव यू an idea about it. तो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नथिंग बट DRT बोल रहा है कि तुम्हारे जो डेट्स रीपे करने तुमको डेट्स रीपे मत करो। तो क्या DRT ये बोल सकता है? क्रेडिटर का राइट का क्या होगा? ऑल ऑफ दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।